जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पीएससी 27 सितंबर 2023 को जो जीएस का फर्स्ट पेपर मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 12 बजे का जो शिफ्ट हुआ है, तो इसके अंतर्गत पे देखेंगे कि 2023 बेस के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछी गई है। यदि आप न्यू बिगनर हैं, आने वाले टाइम पर उत्तर प्रदेश पीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं अदर स्टेट के, तो आपके लिए ये पेपर पैटर्न जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक सा बात करेंगे, ज़्यादा टाइम न लेंगे, डायरेक्ट रूप से अपने पेपर की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जानना न्यू बिगनरों के लिए, 200 नंबर का जीएस का फर्स्ट पेपर होता है और 3 घंटे के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी है। जो गाइडलाइन जारी किया गया मैं यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाती है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन होती है, पार्ट बी के अंतर्गत पर भी 10 क्वेश्चन होता है। पार्ट ए को 125 शब्दों में शॉर्ट टाइप आंसर देना होता है, पार्ट बी के अंतर्गत पे 200 शब्दों पर आपको आंसर इसके अंतर्गत पर देनी होती है। ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। पार्ट ए पार्ट बी में बटा होता है, पार्ट ए शॉर्ट टाइप आंसर देना और पार्ट बी लॉन्ग टाइप बेस में आपको आंसर देना होता है। पार्ट ए के अंतर्गत पे 125 शब्दों में और पार्ट बी के अंतर्गत पे 200 शब्दों पर आपको आंसर देना होता है। ये चीज़ तो बेसिक्स है, यहाँ पर भी वही गाइडलाइन जारी किया गया, मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कह रहे हैं और उसके अंतर्गत पे सबके लिए नंबर बटे। पार्ट ए पर शॉर्ट टाइम आंसर है तो 8 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है 80 नंबर का हो गया। पार्ट बी है उसके बाद में 10 क्वेश्चन, तो प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क्स का हो गया, तो 120 नंबर का लॉन्ग टाइम आंसर होता है। ठीक है, जिसमें 125 शब्द और 200 शब्द इसके अंतर्गत पर आंसर देना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। देखिए 4 नंबर का वेटेज चलता है, 125 शब्दों में आपको 8 नंबर मिलता है और 200 शब्दों में उसके बाद में 75 अक्षरों के अंतर्गत पर आपको क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा 4 नंबर का, मतलब 4 नंबर में आपको कितना लिखना है, 75 अक्षरों को, वर्डों को लिखनी होती है। ये वेटेज आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में प्रश्नों में इंगित मार्क्स इसके ध्यान में रखते हुए इंगित करना है, वो चीज़ कोई आवश्यकता है नहीं। जहाँ पर अगर आप पेज को खाली छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, उस पेज को काट देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के लिए कि किस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे जो यहाँ पर बात किया गया है। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य के बेस के अंतर्गत पे किस प्रकार का साहित्य का क्रम चलता था वैदिक काल के अंतर्गत पे, उसका परिचय देना है। 8 नंबर के अंतर्गत तो आपको सॉल्व करनी है, 125 नंबर का, 125 वर्ड लिखनी है 8 नंबर वाले बेस में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के बेस के अंतर्गत पे सर सैयद अहमद खान का क्या योगदान था, उसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। 125 शब्दों में 8 नंबर का ही हो गया। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत क्या था, रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों को एक करने में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अंतर्गत पे भी आपको 125 शब्दों के अंतर्गत पे 8 नंबर का लिखना है। डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। देखिए, क्षेत्रवाद का जो क्रम चलता है, व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू हो गया, इसके अंतर्गत पे रीजनलिज्म की बात कही गई है, क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्षेत्रवाद का जो क्रम चलता है ना, उसमें भारत के विकास में अलग अलग राज्यों का, क्षेत्रों का जो अलग अलग क्षेत्रवाद की जो प्रक्रिया चल रही है, तो वो किस प्रकार देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस पर लिखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे दिया गया। अब आगे बात करेंगे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज द वन कॉज फॉर द प्रिविलेंट पॉवर्टी इन इंडिया, कमेंट। आपको क्या करनी है, मतलब टिप्पणी का मतलब हो गया कमेंट, आपको इसके अंतर्गत पे करना है। तो बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, इसको क्या करना है, टिप्पणी लिखनी, इसमें अपने कमेंट देने हैं 125 शब्दों में। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है। डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग।
मतलब कहने का मतलब है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है, इसके कारण क्या है, इसके घटक क्या है, सारी की सारी टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। 7 नंबर का है, उसके बाद में महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओशियन आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्स, राइट शॉर्ट नोट्स। महासागर संसाधनों का भंडार है, मतलब महासागरों से हमें संसाधन मिलता है, मतलब संसाधनों का यह भंडार है, इस पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 8वें नंबर की बात करें तो कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री? क्या कहा जा रहा है? कृषि में, कृषि आप एग्रीकल्चर जो कृषि होता है, कृषि में जो मृदा प्रोफाइल है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या आप सहमत है? जो मृदा प्रोफाइल है किस प्रकार से वर्क कर रहा है, क्या करंट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, उन टॉपिकों को देखना है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया गया, ठीक है। और 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डाले। देखिए हाल ही के करंट बेस के क्वेश्चन दिया गया है, थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए, किस प्रकार भारत में उसको शरण दिया गया, किस प्रकार वहां पर जो क्रम चला, क्या चीज़ें पूरे क्रम में आ जाती है, आपको 125 शब्दों में इसको लिखना था। 10वें नंबर की बात करें, 9 नंबर है, ठीक है ना, 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो 9 नंबर चैनल है जिसको कहा जाता है, तो उसके चैनल का सामरिक क्या महत्व है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत पे। आप जानते हैं कि 9 डिग्री चैनल क्या चीज़ है करके, कभी डीपली हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी पेपर का है, सॉल्टली डिस्कस करना है क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो शॉर्ट टाइप के आंसर के क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा सा भी अगर मेहनत किया है, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपने इनके 10 के 10 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के आंसर आसान शब्दों में दे दिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग टाइम जो आंसर है, तो 12-12 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन है, तो कैसे पूछा गया था पार्ट बी सेक्शन बी के अंतर्गत पे। सबसे पहला दिया गया आर्ट एंड कल्चर बेस से, जैसे नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक वेसलसल, होयसलसल, विजयनगर और पाल श्रेणी, बहुत सारी है मंदिर कला की जो वास्तुकला है, उनमें से केवल आपको नागर शैली के बारे में लिखना है 200 शब्दों में। 12 नंबर का ये हो गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे, डिस्कस द आर्किटेक्चर्स फर्दर ऑफ द टेम्पल ऑफ नागर शैली। नागर शैली के बारे में आपको इसके अंतर्गत पे यहां पर लिखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल्स डायमेंशन ऑफ द अप्रीजिंग ऑफ 1857। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित आपको करना है। ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन। 13वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है, जर्मनी के एकीकरण पे जो बिस्मार्क है उसकी भूमिका का मूल्यांकन इसके अंतर्गत पे करना है। एवुलेट वेस के अंतर्गत की बात करें तो एवुलेट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में जो एकीकरण चला था तो बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, उसका मूल्यांकन आपको 200 शब्दों में यहाँ पर करना है। और 14वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। हाउ डिड इंडिया कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक पीरियड्स। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति, जो भारत का कल्चर था, उसने विश्व को किस प्रकार से परिभाषित किया। ठीक है, सारा चीज़ इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, काफ़ी अच्छा है। और 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है, इसके अंतर्गत पर भी एवुलेट बेस के अंतर्गत पे एवुलेटेड बेस का जो है द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। और महिला सशक्तिकरण में क्या करना है, जो महिला के संगठन है, महिला सशक्तिकरण जो यूनियन जो बेस चल रहा है, तो उसमें महिला संगठन की क्या भूमिका कैसे वर्क कर रहा है उसका पूरा डीपली डिस्कस करना है 200 शब्दों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश है, अपना मत दीजिए। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीडर्स द डेवलपमेंट, और हो गया डाइवर्जन इन द सोसाइटी, राइट योर
व्यूज। शहरीकरण की प्रक्रिया में देखिए, शहरीकरण जो हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो बेस चल रहा है, उसकी प्रक्रिया में समाज के विकास या विनाश, समाज का विकास या विनाश है, मतलब उसके समाज का क्या विकास है क्या या विनाश है, तो अपना मत इसके अंतर्गत पर देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि अर्बनाइजेशन बेस अभी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से सब शहरों में आते, तो सारा जो विकास या विनाश है इस पर अपना मत देना है। ये चीज़ें आप डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बेस में। ठीक है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया। जो मतलब माइग्रेट होते हैं उन बेस के अंतर्गत पर, आंतरिक जो इंटरनल बेस के अंतर्गत माइग्रेट होते हैं, तो उनके कारणों और परिणामों की व्याख्या करनी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंतर्गत पर भी। ठीक है, और 18वें नंबर की बात करेंगे। जैसे क्या होता था, माइग्रेट होते ग्रामीण से जिले में जाते हैं, जिले से दूसरे शहर में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वही जो आंतरिक मानव प्रवास बेस के अंतर्गत पे है, इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन जो बेस है इन इंडिया का, तो उसका बेस का आपको डिस्कस करना है। जैसे इंटरनेशनल माइग्रेशन बेस होता है एक देश से दूसरे देश में जाना, वैसे एक ग्रामीण से, एक गाँव से शहर की ओर, जिले की ओर जाना, जिले से लेकर शहर की ओर बढ़ना, ऐसे करके जो क्रम बढ़ते रहता है, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जो बढ़ता है, तो सारे टॉपिक है इसमें आप लेकर इंक्लूड कर सकते थे। 18वें नंबर की बात करें, भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि पर प्रभाव बताइए। ठीक है, अगर क्या करना है इसके अंतर्गत पर, अगर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये प्रभावित करता है, देखते क्वेश्चन क्या चीज़ है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन अल नीनो एंड साउथ ईस्ट मानसून बेस के अंतर्गत में जो चलता है इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिमी जो मानसून के बीच संबंध, क्या संबंध है और वो कृषि को किस प्रकार से प्रभावित कर रहता है, इसकी बात यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, 19वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है। अगर बात करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेम्परर बेस के अंतर्गत जिसको कहा जाता है साइक्लोन हो गया, हाउ इट इम्पैक्ट इंडिया। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त आपने क्या करनी है, निबंध तो नहीं, शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है और यह भारत को किस प्रकार से प्रभावित करता है 200 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है ना, टेम्पर्ड बेस जिसको कहा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेम्पर्ड साइक्लोन, हाउ इज इम्पैक्ट इंडिया। ठीक, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। डिस्कस इंडिया मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी। देखिए, मिनरल डेवलपमेंट जो पॉलिसियां लाई गई हैं, जब से शुरू किया गया है, बीच में जो चली, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है, करंट के साथ में इंक्लूड करके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यूपी पीएससी बेस के अंतर्गत पे जो जीएस फर्स्ट पेपर पूछा गया है 2023 का, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम जो आंसर आपको लिखने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन इतने अच्छे दिए गए। बस आपको क्या करना है कि इसको तजुर्बा बना के आपको लिखना था इसके अंतर्गत पे। जिसने थोड़ा सा तजुर्बा, थोड़ा सा मेहनत किया, तो वो इंटरव्यू के लिए आराम से आगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने बात करी है उत्तर प्रदेश पीएससी मेंस जीएस 2023 का जो फर्स्ट जीएस पेपर है, कैसे एग्जामिनर के द्वारा, यूपी पीएससी के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछी गई और किस प्रकार से आंसर लिखना था। सॉलिड रूप से अपने यहाँ पर व्यू पॉइंट दिया है। कमेंट के माध्यम से आप हमें इसमें सजेशन दीजिएगा कि और हमें किस प्रकार से इंप्रूव करने की आवश्यकता है और कितना यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने सॉलिड रूप से डिस्कस कर लिया है। अगर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो पर क्वेश्चनों को लेकर भी हम आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो जीएस सेकंड पेपर होगा, उस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।